ऑल इंडिया रैंक 10 आरव अग्रवाल इज माई एंड आर डी सर स्टूडेंट। MP3 बैच से पढ़ा है बच्चा। अनअकैडमी में घमंड नहीं किया। बाकी बाकी के पीछे पड़े हुए हैं, अपने बच्चे बोले हुए हैं। और हमें भी नहीं पता चलता, लिटरली मुझे नहीं पता चलता। कल उनके पापा का मैसेज आया कि सर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे और आरडी सर से किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने नीट में। तो मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू आपने मुझे बताया। पर बाय द वे मैंने पूछ लिया व्हाट इज द स्कोर। उन्होंने लिखा AR10। अच्छा, वो सामने वाला क्या सोच रहा हो, कितना कैजुअली ले रहा है यार मास्टर, पूछ भी नहीं रहा है कि उसने लिखा मैं आ रहा हूँ फादर। मतलब कितना अच्छा है भाई कि पढ़े हैं आपसे, बता रहे हैं कि आप इसे पढ़े हैं। तो कुछ तो ऐड हो गया, अब रैंक में ना इंप्रूवमेंट हो गया है। मेरा भी जो है सुधर गया है, रिज्यूमे अच्छा हो जाएगा थोड़ा। देखो AIR1 तो है, ठीक है, और अपन फोटो खिंचवाने वालों में से नहीं है। अपन पढ़ाया है तो नाम बताते हैं। तनिष्का 2 खाली है, 3 भी खाली है, 4 भी खाली है। 5 पर हर्ष अग्रवाल एम्स। 6 बी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, आपके लिए नहीं है वो जगह। अरुणांशु भट्टाचार्य एम्स ऑल इंडिया रैंक 6। 7 भी खाली है, 8 भी खाली है। 9 पर सोमल अग्रवाल ऑक्यूपाइड हो गया है, ठीक है, और 10 भी ऑक्यूपाइड हो गया है अब। तो इनमें से अगर तुम कुछ ला सकते हो कि मास्टर चल तेरा भविष्य सिक्योर कर देते हम, कि कहीं भी जाएगा तो रैंक तेरी बढ़ जाएंगी, नौकरी तुझे मिल जाएगी, हमारा क्या है, हम तो देख लेंगे कुछ भी। चलिए, कहने का मामला केवल इतना सा है कि हमारे नॉर्मल बैच में भी कंटेंट गजब रहता है। मतलब हम ये नहीं देख रहे कि उसमें कोई टॉप 10 वाला बच्चा हमको देख रहा है, स्टिल कंटेंट, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। केमिस्ट्री में शायद जिस क्वेश्चन को मैं कहता था कि छोड़ना चाहिए वो भी अटेम्प्ट किया है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री सही नहीं होता तो खिसक जाता टॉप 10 से बच्चा। तो आप पढ़ते रहें, आपको भी वही सेम सेट ऑफ एजुकेटर्स मिल रहे हैं। और याद रखिए अनअकैडमी घमंड नहीं करता है। लोग कहते हैं अनअकैडमी रैंक खरीदता है, मैं कहता हूं कहां खरीदता है, ये तो अपने भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक बातें हो गई थी लास्ट क्लास में? RS कॉन्फ़िगरेशन हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हमारा रहेगा RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश फॉर्मूला लीजिए। आइए थोड़ा सा एक बार मुझे बता दीजिए, अगर आप फिशर को अच्छे से पहचानते हैं तो शायद आपको इसको याद करने की जरूरत ना पड़े। अगर ये फिशर ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, बताओ ये वाली लाइन कौन सी है बच्चे? दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सही बात है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन ये तो इमेज है, रियल मॉलिक्यूल में कौन मिलेंगे? वेज, यही होता था बच्चे। और ये वाली लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइन। क्लियर? तो ये हमारे सामने है वर्टिकल लाइन। और रियल मॉलिक्यूल में ये क्या मिलेगा? डैश। अब आपको कुछ नया याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर होती थी, 1 2 3 क्लॉकवाइज R, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, तो यहां फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर हो? डैश पर, क्योंकि जो डैश था वही तो वर्टिकल है उधर। तो अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज R, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर। क्लियर? जब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी बच्चे कहां पर होती थी? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बताओ, 1 2 3 क्लॉकवाइज S, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज R, तो ये हॉरिजॉन्टल यहां पर क्या है? वेज। तो रटने की जरूरत ही नहीं है, लिख दो। तो अगर आप मूव कर रहे हैं 1 से कहां पर जा रहे हैं? 2, 2 से कहां पर जा रहे हैं? 3, और बच्चे आपका मूवमेंट है कैसा? क्लॉक वाइज।
तो कॉन्फ़िगरेशन आप बोलेंगे बच्चे R। 1 से आप कहां जा रहे हैं? 2। 2 से कहां जा रहे हैं? 3। और आपका मोमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे S। ये कब वैलिड है? इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, if fourth priority group present on, fourth priority group present on कहां पर बताइए? डैश। क्योंकि जो वर्टिकल था वो यहां पर क्या है? डैश। 1 से कहां जाएं अपन? साथ के साथ लिखते रहना। 2। 2 से कहां जाएं? 3। और मोमेंट हमारा कैसा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी S। अगर हम जा रहे हैं 1 से कहां पर? 2। 2 से कहां पर? 3। और 3 से कहां पर? मतलब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? R। और ये कब रहेगा बताओ? जब फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर होगी। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज, ये हमारे सामने रहेगा। अभी भी एक बचा है जब आप आरएस नहीं निकाल पाएंगे। कौन से वाला केस बचा है बताइए? कौन से वाला केस बचा है जब आप आरएस नहीं निकाल पाएंगे? देखो फीचर में तो दो ही होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। पर वेज डैश में आप जानते हैं सॉलिड बिलाइन होती है। तो अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वेज पर, तो भी आप बता पाओगे। वेज पर है तो भी आप बता दोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डैश पर है तो भी आप बता दोगे। लेकिन अगर सॉलिड पर हुई तो उसका तो कुछ आपने बता ही नहीं रखा है। तो ये कम से कम अभी आपको मालूम तो होना चाहिए। तो 2-4 क्वेश्चन के बाद जब सॉलिड पर होगा तो उसको भी अपन हैंडल करना सीखेंगे। सुलटा दिया है। जब भी रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपके सामने आए कि ये इसका एनेंशियोमर है, ये इसका डायस्टेरियोमर है, तो किसकी मदद से सॉल्व करेंगे? आरएस। आपको मिरर इमेज नहीं बनानी है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। सुलटा दिया सभी ने? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? पक्का? तो यहां पर भी आपका क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या क्लॉकवाइज जाने पर एस आएगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी। फिर से देखो, एंटी क्लॉकवाइज जाने पर बच्चे एस आएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा। ये अगेन डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी। पक्का? चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है और पहला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। स्टीरियोकेमिकल रिलेशन आपको निकालना है। आपको बताना है 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है। फिर आपको बताना है 2 एंड 3 के बीच में क्या रिलेशन है। फिर आपको बताना है 1 एंड 3 के बीच में क्या रिलेशन है। फिर आपको बताना है 3 एंड 4 के बीच में क्या रिलेशन है।
फिर आपको बताना है 1 एंड 4 के बीच में क्या रिलेशन। फाइंड द आरएस कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरलिटी सेंटर। स्पीड बढ़ाइए बच्चे, अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। कल का लेक्चर एकदम जीरो लेवल पर, बहुत ही, जब भी किसी भी चीज को सीखें हमेशा स्लो, एकदम स्लो। मतलब आपको एहसास होना चाहिए कि आप कोई चीज सीख रहे हैं। स्पीड के बारे में कभी ना सोचे सीखते हुए। एक बार चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी। ऑप्टिकल का जो मॉड्यूल आप सोल्व करेंगे आइसोमेरिज्म का, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, हमें किसी को नहीं दिखाना है, हमें कहीं कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, सॉल्व करनी है चीजों को। जब तक जीओसी चलेगा तब तक क्या सॉल्व करना है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म करेंगे, आईयूपैक नेमिंग रिवाइज करते रहेंगे, और जो जीओसी पढ़ाया जाएगा वो हर दिन जाके 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ाई करते हुए चलिए कि आपको रिवीजन की जरूरत ना पड़े। अक्सर मैं एक बात कहता हूं और बहुत बिल्कुल सही है, समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बातें हैं। आइए, निकाल पाए आप लोग? सबसे पहले बताओ, अगर मैं आईयूपैक नंबरिंग करूं तो आप बताओ इसमें कौन है? एक तो फंक्शनल ग्रुप CHO, एक कौन है? OH, ये भी कौन है? OH। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको नंबर क्या मिलेगा? 1, इसको 2 और इसको 3। सो कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर। डिसाइडेड। अब कार्बन नंबर 2 पर आइए अपन प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। आप बताओ यहां पर ये डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ऑक्सीजन, बिल्कुल सही पहचान। यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? हाइड्रोजन। इधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। ऊपर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके हैं? ऑक्सीजन के, डायरेक्टली अटैच्ड एटम। तो इसको प्रायोरिटी क्या देंगे बच्चे? 1। क्लियर? आगे बताइए। नेक्स्ट, सबसे कम किसके हैं? हाइड्रोजन, बिल्कुल सही पहचाना है। इसको क्या मिलेगा? 4। अब अगर आपने CIP सीक्वेंस को अच्छे से रिवाइज किया है ना, तो टाइम नहीं लगेगा। आप बताइए यहां पर भी कौन है? कार्बन। यहां पर भी कौन है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम। तो अब आगे जो है उनको कंपेयर कीजिए। आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। जो नहीं समझ पा रहे वो इस प्रकार से ग्रुप है बेटा, ये जो ग्रुप है CH2OH, ये इस प्रकार से है। तो आप देखो इस कार्बन के ऊपर ये कौन है? हाइड्रोजन। ये कौन है? ऑक्सीजन। और ये कौन है? हाइड्रोजन। यही तो जुड़े हुए हैं। हम ऐसे चक्रा चलाते थे, याद आया कि नहीं आया? तो ये तो हो गया। उधर बताओ CHO को थोड़ा ध्यान से देखो, कार्बन ऑक्सीजन में क्या है? डबल बॉन्ड। तो बताओ कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 2। तो 2 बार ऑक्सीजन लिख दो और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब कंपेयर कर लो आप। बताओ इसमें इस पर कौन है? ऑक्सीजन। यहां भी कौन है? ऑक्सीजन। दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। आगे बढ़ो। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। यहां कौन है? ऑक्सीजन। उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो हम 1 तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी बताइए आप? इधर वाले को प्रायोरिटी जो मिलेगी हमारे सामने कौन सी रहेगी? सेकंड। तो इधर वाले को कौन सी मिल जाएगी? थर्ड। क्लियर? तो येलो कलर से मैंने प्रायोरिटीज लिखी हैं, ब्राउन कलर से मैंने आईयूपैक नंबरिंग की हुई है। क्लियर? अब बताइए कहां से कहां जाना है? 1 से 2, 2 से 3। माई मूवमेंट इज 1 से 2, 2 से 3। माई मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। हैंस फोर्थ प्रायोरिटी देखो कहां पर है? डैश। सो कॉन्फ़िगरेशन इज R। तो आप इसको लिखेंगे बच्चे 2R। मतलब कायरलिटी सेंटर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। अगर मैं इसका आईयूपैक नेम लिखना चाहूं तो ये तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन को पहले इंडिकेट कर दिया है। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे, कौन कौन है सब्स्टिट्यूएंट? 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी, गौर से देखो। 3 नंबर पर भी हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखा जाएगा? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है बताओ? 3। तो वर्ड रूट क्या रहेगा बच्चे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन अल, 1 भी अल लिख सकते हो या सिंपल लिख सकते हो एल्डिहाइड के लिए। तो आईपैक नेमिंग तो हमेशा साथ चलेगी। आइए अब इस पर हम बात कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लेते हैं। ये हमारे सामने है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3। दिस इज द कायरलिटी सेंटर। अब गौर से देखो, आपने ऑलरेडी प्रायोरिटी असाइन कर रखी है। बताओ हाइड्रोजन को कौन सी प्रायोरिटी मिली हुई है? 4। OH को कौन सी प्रायोरिटी मिली हुई है? 1।
इसको कौन सी प्रायोरिटी मिली हुई है 2 और इसको कौन सी प्रायोरिटी मिली हुई है 3। बच्चा सोचता है कितनी जल्दी कैसे लिख दिया आपने, इसकी तरह डिसाइड क्यों नहीं किया? अरे ग्रुप तो वही तो है, स्पेस में अलग हो गए। अब बताइए 1 से कहां जाएंगे बच्चे 2, 2 से 3। मूवमेंट कैसा है? मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। पक्का? जी हाँ। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वेज पर। तो क्लॉकवाइज जाने पर कॉन्फ़िगरेशन एस। क्लियर? तो अगर आप इसका आयुपैक नेम लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा? 2s 2,3 क्या आने वाला है? डाई हाइड्रोक्सी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड एल्डिहाइड के लिए एल। आप देखो दोनों के नाम में फर्क किसका है? केवल और केवल कॉन्फ़िगरेशन का। हेंस दे आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। और अगर आपसे रिलेशन पूछे जाए बच्चे 1 एंड 2 के बीच में, तो आप बताओ क्या रिलेशन है? 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है? तो यहां पर 2 पर क्या था बच्चे? आर, और यहां पर 2 पर क्या है? एस। एग्जैक्टली ऑपोजिट। हेंस हम कह सकते हैं कि ये एनेंशियोमर्स। सर मैंने वैसे एक डेफिनेशन एनेंशियोमर्स की और भी पढ़ी है। एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज। कायरल मॉलिक्यूल की क्या होती है? मिरर इमेज। तो सर क्या ये मिरर इमेज है? पर बताओ मिरर कहां रखा है? कोई बताएगा? मिरर कहां रखा है? मिरर कहां रखा है? इस मॉलिक्यूल के पीछे, इस मॉलिक्यूल के, यहां पर ये मॉलिक्यूल है तो इसके जस्ट पीछे। आप सोचिए अगर आप मिरर ऐसे रखोगे, अभी देखो ये है वेज डैश को देखो, केवल किसको देखो? वेज डैश को। अभी इस रियल मॉलिक्यूल में OH किस पर है? वेज पर है। और H किस पर है? तो पता है मिरर कहां रखा गया है? जो मिरर है वो रखा गया है इसके पीछे, यहां। अब बताओ पहले इसकी इमेज बनेगी कि पहले इसकी इमेज बनेगी? इसकी। तो मिरर में आपको ये वेज दिखेगा क्योंकि आपकी तरफ होगा और ये आपसे दूर होगा, तो मिरर यहां रखा गया है। लेकिन हमें इतना क्यों सोचना कि मिरर कहां रखा गया है? तो हम कैसे सोचेंगे सर? आरएस। क्योंकि हम इतना नहीं सोच पाते, इसीलिए तो सीआईपी ने मिलकर हमारे लिए काम किया है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। बताइए इसमें अगर अपन बात करें तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। पक्का? प्रायोरिटीज बताओ। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1, इसको 4, इसको 2 और इसको 3। बताइए कहां से कहां जाऊंगा? 1 से 2, 2 से 3। मूवमेंट बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर, हेंस द कॉन्फ़िगरेशन इज एस। उधर भी बताओ तो एक बार लगे हाथ। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। प्रायोरिटीज असाइन करवाओ एक बार। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1, इसको प्रायोरिटी 4, इसको प्रायोरिटी 2 और इसको प्रायोरिटी 3। 1 से कहां जाऊंगा? 2, 2 से 3। कैसे मूवमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दूंगा बच्चे? बताइए आर। क्लियर? ये हमारे सामने है। आइए एक बार अब हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पूछ रहा है 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है? तो 2 पर बताओ क्या है? एस, और इधर भी 2 पर क्या है? एस। इसका मतलब होमोमर्स। होमोमर्स है, भले आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप बताओ फिर पूछ रहा है 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है? तो 2 पर तो क्या है? आर, और इधर 2 पर क्या है? एस। इसका मतलब क्या है? इनेंशियोमर्स। पूछ रहा है 3 और 4 में क्या रिलेशन है? तो बताओ 2 पर क्या है? 3 में एस, और 4 में क्या है? 2 पर आर। फिर से क्या है? इनेंशियोमर्स। पूछ रहा है 1 एंड 4 में क्या रिलेशन है? तो बताइए 1 में 2 पर क्या है? आर, और इधर भी 2 पर क्या है? आर। सेमी कंपाउंड है, मतलब होमोमर्स। तो इस प्रकार से आपको स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस बतानी पड़ेंगी। एक बार सभी बोर्ड पर देखो, एक बार सभी लोग बोर्ड पर देखो। आप इनको डायरेक्ट भी रिलेट कर सकते थे। 1 एंड 2 को आप डायरेक्ट भी रिलेट कर सकते थे। सर कैसे? देखो सॉलिड लाइन में कोई चेंज आया? जैसी थी एज इट इज। पक्का? आप देखो वेज को किस में बदल दिया, और डैश को एच और ओ एच इंटरचेंज किया है। तो कायरलिटी सेंटर पर किसी भी एटम या ग्रुप को इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाती है। तो यहां आर था तो यहां ऐसी है, देख लो। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो, पर ये प्रैक्टिस के बाद चीजें चमकने लगेंगी। अगर नहीं चमक रहा है तो आरएस तो अपने लिए सबसे बड़ा हथियार है, इसी से रिलेशन बताया जा सकता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। क्या 2 और 3 को डाया क्यों बोलेंगे? 2 एंड 3 होमोमर्स है, डाया क्यों बोलेंगे? डायस्टीरियोमर तो तब बोलेंगे ना जब वो आइसोमर्स हो। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट
मिरर इमेज। क्या ये स्टीरियो आइसोमर्स है? ये तो सेम कंपाउंड है, लिखा अलग तरीके से लग गया है। 2 एंड 3 को रिलेट कैसे करेंगे? 2 और 3 को रिलेट कर सकते हो आप होमवर्क की तरह। ये देखो आपने क्या रखा यहां पर? मिरर। तो आपको लगा मिरर इमेज बना। तो बताइए इधर एस था तो उधर क्या होना चाहिए था? आर। फिर आपने साथ में देखो वेज डैश को भी इंटरचेंज कर दिया है। ये कहां पर है और वहां कहां चला गया? तो आर एस से क्या हुआ? पहले आर, फिर बदल दिया तो वापस क्या हो गया? एस हो गया। तो हमें नहीं करना है इतना, हमें तो आर एस से मदद सीधा आंसर देना है। सुलटा दिया सभी? नहीं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ और फिर बताना इसके एनएंसियोमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है और फिर बताना है इसके एनएंसियोमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करें और फिर मुझे बताएं कि इसके एनएंसियोमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलाएं अपने खानदानी दिमाग को जल्दी जल्दी। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करें, डबल बॉन्ड पर भी और कायरलिटी सेंटर पर भी। डबल बॉन्ड पर भी एंड कायरलिटी सेंटर पर भी। आप आधा काम कर रहे हो। समझे नहीं सर? आधा काम से आपका क्या मतलब है? केवल कायरलिटी सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो तुम लोग। यहां पर OH था, यहां पर कौन था? H। और यहां पर कौन है? डबल बॉन्ड। सबसे पहले करो आप आईयूपैक नंबरिंग। बताइए इधर इस टर्मिनल से करूंगा कि उस टर्मिनल से नंबरिंग? PFG। क्लियर? इधर से 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 और ये रहेगा 5। कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर। और आपके डबल बॉन्ड बताओ GI करेगा कि नहीं करेगा? एक बार ये डबल बॉन्ड GI करेगा कि नहीं करेगा? तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। या फिर आप क्या लिख सकते हो? जेड। सिस ट्रांस में देखोगे तो सिस है, EZ में देखोगे तो जेड है। क्लियर? अब कायरलिटी सेंटर की ओर जल्दी से बताओ। कायरलिटी सेंटर की प्रायोरिटीज असाइन कर दी। बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम बच्चे यहां पर कौन है? ऑक्सीजन। आप बताइए यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। यहां पर बताओ कौन है? कार्बन। और यहां पर भी बताओ कौन है? कार्बन। तो प्रायोरिटी 1 तो इसको मिलेगी, डाउट ही नहीं है। प्रायोरिटी 4 इसको मिलेगी, डाउट ही। आप बताओ 2 किसको मिलेगी? इधर वाले को कि उधर वाले को? आप बताओ इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं है? और इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं? बता पाओगे? इसके आगे 2 बॉन्ड तो किसके साथ हैं? कार्बन के साथ। तो कार्बन कार्बन और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो देख लो कंपैरिजन में इसको प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी? बताइए सेकंड। और इसको प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी? थर्ड। कहां से कहां जाऊं बच्चों में? 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर। हेंस द कॉन्फ़िगरेशन इज एस। अगर मुझे इस कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखना पड़े तो क्या मैं इस कंपाउंड का आयुपैक नेम लिख सकता हूं? जी हां। बताइए सबसे पहले आपका 2 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आप ऐसे लिख सकते हैं 2s। कार्बन नंबर 2 कायरलिटी सेंटर है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन s है। उसके बाद बताइए 3 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। मतलब 3 नंबर पर जो डबल बॉन्ड है वो भी GI शो कर रहा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। आप Z भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम लिख दीजिए। बताइए PCC में कितने कार्बन है? 5। तो आपका वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। डबल बॉन्ड आया है? जी हां। कौन सी पोजीशन पर? थर्ड पोजीशन पर, इन। आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन पर, ऑल। तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। देखो नाम से पहले ही आ गए हैं बताने के लिए कि भाई लोगों जो 2 नंबर कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है, जो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस है। मैंने आपसे पूछा था कि इसके एनएंसियोमर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। आप सीधा बताओ इसके एनएंसियोमर की कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं है तुमको, बताना है क्या होगी। 2R 3 सिस या ट्रांस? सिस या ट्रांस? आधे ट्रांस बोल रहे हैं, गर्दन तोड़ दूंगा।
मिरर इमेज बनेगा इसका, तो S की मिरर इमेज R, पक्का। और आप बताइए इसकी अगर अपन बात करना चाहें तो सिस की मिरर इमेज सिस, ये रहेगा। पीछे का पूरा नाम एग्जैक्टली सेम, पैंट 3 इन 2 अल, अच्छा ऑल है ना, तो ये रहेगा ऑल। मिरर लगाओ इसके सामने, मिरर इमेज बनाओ, गलती करोगे तुम। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, यहां पर रहेगा OH और यहां पर रहेगा H, यहां पर रहेगा डबल बॉन्ड इस तरीके से। तो भाई लोगों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिस की मिरर इमेज क्या होती है, सिस। ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस, ई की मिरर इमेज ई, जेड की जेड, आर की एस और एस की आर। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी, एस था तो आप निकाल लेना आर, और सिस था तो क्या मिलेगी, सिस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ किसका है, रिलेशनशिप है इनएंशियोमर्स का। इस कॉन्सेप्ट पर अपने मॉड्यूल में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री ओलंपियाड में। केमिस्ट्री ओलंपियाड वाले ने क्या किया कि कॉन्फ़िगरेशन इनकी बता दी कि एक कंपाउंड है जिसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, आप बताइए इसके एनेंशियोमर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बस इतना बताया 2s and 3 cis, इसके एनेंशियोमर की कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी। तो बच्चे को हवा ही नहीं लगी जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं था ऑप्टिकल, यार ये कैसा हुआ, कंपाउंड भी नहीं दिया, केवल कॉन्फ़िगरेशन देके एनएनसीओमर के पूछ रहा है। तो जिसके पास दिमाग था उसने सॉल्व कर दिया कि एनएनसीओमर क्या होते हैं, मिरर इमेज। तो एस की तो मिरर इमेज और सिस की मिरर इमेज सिस, बल्कि बहुत सारे लोगों ने सिस की ट्रांस कर दी, सिस की मिरर इमेज ट्रांस नहीं होती है, सिस की मिरर इमेज सिस होती है। तो जब भी अच्छा क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर लॉजिकली अप्रोच करता है कि बच्चे ने कितना समझा है, याद नहीं करना है, जैसे आरएस तो सबने याद कर रखा है, नया क्वेश्चन हम इसीलिए कई बार सुलटा के चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से हमारा कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कहां दिक्कत आपको आ रही है। मतलब सर ये तय है कि दिक्कत आएगी, हाँ, अगर दिक्कत नहीं आई इसका मतलब हमने ध्यान दिया ही नहीं है। यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर अगर अपन बात करें तो डैश के ऊपर है ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये, और वेज के ऊपर है डबल बॉन्ड के साथ ये, and you have to find out the configuration at the chirality center. You have to find out the configuration at the chirality center. क्वेश्चन हमारे सामने है, find the configuration. Find the configuration at chirality center. Find the configuration at chirality center. फाइंड कीजिए कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरलिटी सेंटर। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एक परेशानी आनी चाहिए, अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या दिक्कत है, हम आरएस कब बता पाते हैं, जब या तो फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर हो या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर हो, लेकिन ना तो वेज पर है और या ना तो डैश पर, तो हमें दिक्कत होगी। क्लियर, फिर तो हम निपटा लेंगे, अगर ये पहचान लिया है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए पहले प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, बताइए इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, तो इनके तो तीनों के एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये क्लियर हो गया, इसको प्रायोरिटी 4 मिलेगी। लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है 1 2 3 किसको मिले, तो बताओ इस कार्बन पर जो जुड़े हुए हैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर क्या आ जाएं सेम, डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या आ जाएं सेम, तो आगे कंपेयर करने हैं। आप बताओ इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, देन यू विल से इस कार्बन पर 3 कार्बन। सर आपने कैसे पहचाने, बताए थे इसके आगे 3 बॉन्ड है तीनों कार्बन से। इस पर बताओ कौन जुड़ा हुआ है, इस पर आगे 2 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं और एक हाइड्रोजन के साथ,
तो कंपेयर करो, यहां हाइड्रोजन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर कम, तो इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? थर्ड। अब इन दोनों में चलो, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी, फिर कार्बन कार्बन, दो तक तो बिल्कुल सेम, यहां है कार्बन और यहां है हाइड्रोजन, अब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको प्रायोरिटी 1 और इसको प्रायोरिटी 2। तो प्रायोरिटी आपने असाइन कर ली होंगी। आप देख रहे होंगे जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, कि आपको जितनी भी दिक्कतें आ सकती हैं वो क्लासरूम में ही आए। अब हमें आगे बढ़ना है। अब सर दिक्कत यह है कि मैं ये जानता हूं 1 2 3 क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर या डैश पर तो आंसर कर देता हूं, पर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर बैठी हुई है? सॉलिड पर। तो फिर मैं कैसे आंसर करूं? देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेकर कर सकते हैं, ठीक है, पर उसमें कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है, स्टीरियो है। आप इवन ऑड इंटरचेंज से कर सकते हैं, पर अपन सबसे सिंपलेस्ट वे पे चलते हैं, जो हमने सीखा उसी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने सीखा है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, नई चीज नहीं सीखेंगे। आप बताइए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी या तो वेज पर आ जाए या डैश पर आ जाए तो आप आंसर कर दोगे? यस, बिल्कुल सही। तो अपन फिक्स कर लेते हैं कि जब भी फोर्थ प्रायोरिटी सॉलिड पर होगी तो हम कहां लाएंगे? डैश पर। आप वेज पर भी ला सकते हो, पर अपन फिक्स कर लेंगे वहां पर, ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक जगह फिक्स कर लेंगे कि हम लाएंगे उसको डैश पर। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज। बाकी को रहने दो, आपको पूरे ग्रुप भी नहीं लिखने। बताओ, इस वाली सॉलिड लाइन पर कौन से प्रायोरिटी का ग्रुप है? थर्ड। प्रायोरिटी लिख दो, ग्रुप को लिखने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, इधर वेज के ऊपर कौन सी प्रायोरिटी का ग्रुप है? फर्स्ट। ग्रुप लिखने की जरूरत, क्योंकि टेक्निकली हमने ग्रुप्स को प्रायोरिटी दे दी है। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये ग्रुप यहां चाहिए डैश के ऊपर, तो हमने यहां पर इंटरचेंज कर दिया है। बताइए, फोर्थ प्रायोरिटी को कहां लेकर आ गए हैं? डैश पर। और फोर्थ प्रायोरिटी को किससे बदला है? हमने सॉलिड से। तो यहां पर अब कौन सी प्रायोरिटी आ गई? बताइए, सेकेंड। क्लियर? आप फिर से देखिए, ये एज इट इज रखा, 3 वाला जहां था वही है, 1 वाला जहां था वही है। किसको इंटरचेंज किया है? 4 एंड सेकंड को। 4 उठा के कहां ले गए? डैश पर। और 2 को उठा के कहां ले गए? सॉलिड लाइन। और हमारे सामने ये बन गया है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? हाँ सर। बताइए, 1 से कहां जाओगे? 2, 2 से कहां? 3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। इसका क्या रहा होगा? अगर तुम्हें इसका पता है, क्या तुम इसका नहीं बता सकते? क्योंकि आप देखो, यहां से यहां आओगे तो आपको ये दोनों क्या करनी पड़ेगी? इंटर चेंज। तो अगर इसका एस है तो इसका क्या रहा होगा? आर रहा होगा। खत्म हो गई कहानी। तो जब भी फोर्थ प्रायोरिटी ना तो वेज पर हो ना तो डैश पर, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश वाले के साथ इंटरचेंज कर लो। क्या बोला? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश वाले के साथ इंटरचेंज करके कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। अगर इधर एस आया तो इधर का क्या रहा होगा? क्योंकि यहां से वहां इंटरचेंज करके तो गए हो। और इधर आर आया तो इधर वाले का सिंपल फंड है, कोई नई बात सोचने की जरूरत ही, सुलटा दीजिए। ये हमारे सामने था आरएस कॉन्फ़िगरेशन। हमने वेज और डैश में भी बातें की, हमने फिशर प्रोजेक्शन में भी बातें की। नेक्स्ट जो अब हमारे सामने आएगा, दैट इज सेकेंड नंबर पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल डी, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। सुलटा दिया है। अब देखो, मैंने इसका एक क्वेश्चन रखा है और मुझे यह भी पता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे को इसी में आती है। तो जब दिक्कत आती है तो वो खुद प्रैक्टिस करे ना। गलत होगा क्वेश्चन, फिर नोटबुक का क्वेश्चन देखेगा, 2-3 क्वेश्चन करेगा तो एकदम दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूं। एक बार फिर से दोहराओ, अगर फोर्थ प्रायोरिटी सॉलिड लाइन पर है तो क्या करेंगे? डैश वाले के साथ इंटरचेंज, ये बना लेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा उसका अपोजिट उसका रहा होगा। खत्म हो गई कहानी, क्योंकि इंटरचेंज करके तो यहां पर आए हम। पक्का? चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने है बच्चों रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ बातें लिख देंगे। पहला पॉइंट लिख दे, गिवन बाय एमिल फिशर।
गिवन बाय एमिल फिशर, केमिस्ट का नाम है एमिल फिशर। एमिल फिशर ने कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफाइंड ओनली इन, डिफाइंड ओनली इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। यानी कि कैपिटल डी कैपिटल एल केवल फिशर में ही बताए जा सकते हैं, वेज डैश में नहीं बताए जा सकते, न्यूमैन और सॉहर्स में नहीं बताए जा सकते, केवल किस में बताए जा सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और वो फिशर प्रोजेक्शन भी कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन भी कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो अंडरलाइन करेंगे वर्ड करेक्ट को, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कोई कोई फिशर करेक्ट है कि नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट, दो बातें देखनी होती हैं। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम मस्ट बी ऑन टॉप, मस्ट बी ऑन टॉप। मतलब किसकी बात कर रहा है, मींस C1 कार्बन की। मुझे पता है आपने रिसेंटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, तो आप सीधा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने चले जाएंगे, क्योंकि आप क्या हैं, मेहनती, पूरा मेहनत करना जानते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं करनी है मेहनत। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम मस्ट बी ऑन टॉप, इसका मतलब क्या है, जिस कार्बन को कार्बन नंबर क्या मिलेगा, 1 अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नंबरिंग, उसको टॉप पर होना चाहिए। अब बताओ फिशर में कैसी लाइनें होती हैं, फिशर में दो टाइप की लाइनें मिलेंगी, वर्टिकल एंड, आप बताओ टॉप पोजीशन किस पर होगी, वर्टिकल। तो कहता है जो कार्बन नंबर 1 है ना, वो यहां पर होना, खत्म हो गई कहानी, कार्बन नंबर 1 वहां पर होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है करेक्ट फिशर के लिए। दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है, मैक्सिमम कार्बन एटम्स, मैक्सिमम कार्बन एटम्स ऑन वर्टिकल लाइन, मैक्सिमम कार्बन एटम्स ऑन वर्टिकल लाइन, कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आपके किस पर होने चाहिए, वर्टिकल लाइन के ऊपर होने चाहिए। ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन की खास बात है, कि पहले फिशर को ऐसा बनाइए जिसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नंबरिंग, आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, अपने को क्या देखना है, कार्बन नंबर 1 कहां पर होना चाहिए, टॉप पर, और सारे कार्बन किस पर होने चाहिए, वर्टिकल लाइन पर, तब वो फिशर क्या होगा, करेक्ट, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिशर का करेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। आरएस में तो जैसा दिया वैसे में निकालो, ये तो किसके लिए है, केवल डीएल के लिए। और ऐसा क्यों करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। आगे एक लाइन लिखिए कि हम कब कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे और कब कैपिटल एल। लिखिए, द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल डी, द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल डी। पूरा मत लिख देना, बस ऐसे लिख देना यूं, मेरे कहने का मतलब ये वाली डी बनानी है ऐसे, तुम पूरा लिख देते हो कैपिटल और लिखते फिर स्मॉल में ही हो। द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल डी इफ OH ऐसे, ब्रैकेट में लिखो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, इफ OH ब्रैकेट में लिखो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, और NH2 ब्रैकेट में लिखो अल्फा अमीनो एसिड्स,
ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, अल्फा अमीनो एसिड्स, क्लोज द ब्रैकेट। द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल डी इफ OH ब्रैकेट में फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और NH2 ब्रैकेट में अल्फा अमीनो एसिड। At the last chirality center, at the last chirality center, at the last chirality center is on the horizontal right, is on the horizontal right, is on the horizontal right। कहता है अगर लास्ट कायरलिटी सेंटर पर कार्बोहाइड्रेट्स में अगर देखना है तो किसको देखो, OH, और अमीनो एसिड्स में देखना तो किसको देखो, NH2। लास्ट कायरलिटी सेंटर पर अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर किधर है, राइट साइड, तो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। अगली लाइन में लिखेंगे द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल L, द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल L, द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल L, द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल L when OH oblique NH2, when OH oblique NH2, OH ऐसे लिखा जाता है, OH oblique NH2 is on the horizontal left, is on the horizontal left, is on the horizontal left। यानी कि अगर लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो क्या बोलेंगे, कैपिटल L, और राइट साइड में है तो कैपिटल D। समझाऊंगा सारी बातें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड जरूर सुना होगा आपने नाम, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर भी इनफैक्ट। ग्लिसरल्डिहाइड was selected as a reference molecule, glyceraldehyde was selected as a reference molecule, glyceraldehyde was selected as a reference molecule for DL configuration, capital D oblique capital L, for DL configuration। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इवन जेईई एडवांस के अंदर भी, कि जो आपकी DL कॉन्फ़िगरेशन है इनमें रेफरेंस मॉलिक्यूल किसको लिया गया है, ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड वाज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर DL कॉन्फ़िगरेशन। आइए पेन डाउन कर दीजिए, अब आप समझते हैं, अभी तक तो केवल थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवाए हैं। देखिए आजकल जो DL कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, वो कहां डिफाइंड है, वो कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के लिए। किस में डिफाइंड है, फिशर, केवल फिशर में बातें होंगी, बाकी किसी में बात नहीं कर सकते। और फिशर भी कैसा होना चाहिए, करेक्ट फिशर होना चाहिए, सीधी सी बात। अगर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH या फिर NH2 हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट साइड में है तो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। अगर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH या NH2 लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। आइए जिस मॉलिक्यूल को रेफरेंस मॉलिक्यूल के तौर पर लिया गया, पहले उसी की ही बातें कर लेते हैं। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड। आप जानते हैं ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके नाम में ओस नहीं आता। बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के पीछे क्या आता है, ओस, सफिक्स, सफिक्स के तौर पर ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, मेनोज, सेलुलोज, OS ही आता है कार्बोहाइड्रेट्स में, पर इसके नाम के पीछे ओस नहीं आता। बायोमोलिक्यूल्स में हम बातें करेंगे। ये रेफरेंस मॉलिक्यूल था। अब बताइए सबसे पहले इस रेफरेंस मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 कहां पर है, बताओ, टॉप पर, और सारे कार्बन किस पर हैं, वर्टिकल लाइन। तो जब भी किसी का DL कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इस मॉलिक्यूल जैसा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें यही कायरलिटी सेंटर बताओ क्या है, फर्स्ट, और यही क्या है, लास्ट। तो आप 1 से जो नीचे की तरफ आखिरी कायरलिटी सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, लास्ट। तो इसमें यही फर्स्ट और यही लास्ट। तो इस कायरलिटी सेंटर पर देखो OH कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, राइट साइड।
तो कहता है इसके नाम के सामने आप क्या ऐड कर दो, कैपिटल डी, दैट्स इट, खत्म। ये बताना है कि कैपिटल डी होगा या कैपिटल एल। अब अगर अपन बात करें इस पूरे नाम को, तो कैपिटल डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड होता है। इसमें हर किसी का अपना इंडिकेशन है। आप बता सकते हैं ये कैपिटल डी क्या बता रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ OH एट लास्ट कायरलिटी सेंटर, खत्म। अगर आपसे पूछे कि ये प्लस का साइन क्या बता रहा है, इट इंडिकेट्स दिस कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। आप जानते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि मॉलिक्यूल में कितना कायरलिटी सेंटर है, आप बताओ कितना कायरलिटी सेंटर है मॉलिक्यूल में बच्चे, इसमें है एक कायरलिटी सेंटर, एंड सिंगल कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल्स आर कायरल, मतलब ऑप्टिकली, सही बात है कि नहीं। तो ये बता रहा है कि ये कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और ये कैसे पता चलता है, पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या इन दोनों साइंस में आपस में कोई रिलेशन है, नो, कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये तो थ्योरेटिकली आया है, देखने से पता चल जाता है, और ये आपका कहां से आया है, एक्सपेरिमेंटली, कोई रिलेशन नहीं। ये जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, व्हाट दिस डी रिप्रेजेंट्स, व्हाट दिस प्लस साइन रिप्रेजेंट्स, स्टेटमेंट में पूछता है। आप बताइए सिंगल कायरलिटी सेंटर के साथ है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल, बहुत बढ़िया। आप बता सकते हो कि कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज कौन होता है, कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर, सही बात है कि नहीं है। एनेंशियोमर को ऐसे ही तो डिफाइन किया है, आप आरएस से भी डिफाइन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ मिरर इमेज बनाऊंगा तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, एंड दिस इज द कायरलिटी सेंटर। इसको भूल जाओ, इधर देखो, बताओ लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH किधर है, लेफ्ट साइड, तो बस इसके नाम के आगे क्या ऐड कर देंगे, कैपिटल एल। और अब हमें पता है कि आपस में क्या है, मिरर इमेज, मतलब एनेंशियोमर। तो अगर इसकी इंफॉर्मेशन है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। क्या, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये कैसा निकलेगा बच्चे, लीवो, और ये हमारे सामने रहेगा क्या, ग्लिसरल्डिहाइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इसका मतलब आपका डी और एल आपस में क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स। क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपियाड्स के अंदर, डी की स्ट्रक्चर दे देगा, एल की स्ट्रक्चर पूछता है कि डी शुगर ये है, एल शुगर की स्ट्रक्चर बताइए, तो डी दिया है तो एल उसकी मिरर इमेज होगा, एनेंशियोमर होता है उसका। क्लियर, यानी कि सर सिस की मिरर इमेज क्या होती है बताओ, ट्रांस बोला वो घर जाएगा। क्लियर, ट्रांस की मिरर इमेज क्या होती है बताओ, पक्का, मतलब ट्रांस के सामने जब मिरर रखोगे तो ट्रांस ही बनेगा। आर की मिरर इमेज एस, एस की मिरर इमेज, पक्का, डी की मिरर इमेज एल, और एल की मिरर इमेज डी। तो अगर आपको डी दिया है तो एल बता सकते हैं, एल दिया है तो डी बता सकते हैं। ये हमारे सामने आ गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपने इसको रिलेटिव क्यों बोला, क्योंकि यह कॉन्फ़िगरेशन इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस में बताई जाती है। जिसका भी डीएल निकालना चाहते हो उसको पहले इस जैसा बनाना पड़ेगा। अगर वो मॉलिक्यूल इस जैसा नहीं है तो फिर डीएल नहीं बता सकते हो, क्योंकि इसी को देखकर माना गया कि इसका OH किधर है, राइट साइड, तो डी, लेफ्ट साइड तो एल, तो पहले फिशर इस जैसी होनी चाहिए। आइए मैं आपसे पूछता हूं दो बातें, ध्यान से सुनिएगा। एक कार आप लोगों के सामने है, कुछ इस प्रकार से चल रही है, क्लियर, ध्यान से सुनिए, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करते हैं। ये कार ए है, ठीक है, ये हमारे सामने कार कैसी है, बी। आप ड्राइंग के ऊपर ना जाएं, ये कार हमारे सामने क्या है, बी। इसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर्स पर आवर, 10 किलोमीटर्स पर आवर। इसकी जो स्पीड हमारे सामने है वो है 50 मीटर्स पर मिनट। क्या है, 50 मिनट पर, सॉरी 50 मीटर्स पर मिनट। अब मैं आपसे दो क्वेश्चंस कर रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। आई एम आस्किंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए, what is the speed of car A, then you can say 10 kilometer per hour, because this is the absolute speed। जो है वही बता दिया आपने, जिस यूनिट में है उसी में बता दिया आपने। फिर मैंने पूछा what is the speed of car B, then you again say 50 meters per minute। now my question is changed, what is the relative speed of A and B, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एंड बी। ये मत सोचना कि अभी फिजिक्स भी पढ़ाएगा क्या,
मैं कहना चाहता हूं कि अब आप सीधा इनको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर और इसकी यूनिट्स हैं मीटर पर मिनट। तो या तो इसको मीटर पर मिनट में बदलो या इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, क्योंकि ये है रिलेटिव। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? एब्सोल्यूट। मतलब आपको फीचर करेक्ट बनाने की जरूरत, कुछ लोग वहां भी मेहनत कर लेते हैं, फीचर को करेक्ट बना लेते हैं, अरे वो एब्सोल्यूट है। जब मैंने आपकी ए की स्पीड पूछी तो आपने खड़क से बता दी, बी की पूछी तो भी बता दी, लेकिन ए बी की रिलेटिव पूछी तो आपने बोला अब यूनिट सेम करनी पड़ेगी। सोचिए अगर मैं इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछता तो प्रायोरिटी असाइन करके खटक से बता देता मैं, इसका भी पूछता प्रायोरिटी असाइन करके खटक से, क्योंकि आरएस को फर्क नहीं पड़ता कि फीचर करेक्ट है या इनकरेक्ट, वो प्रायोरिटी बेस्ड है। पर डीएल रिलेटिव है कि पहले मॉलिक्यूल इस जैसा दिखना तभी बातें होंगी, वरना बातें ही नहीं होंगी। जैसे अगला एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में आ रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, कोई नहीं नोट करेगा, पहले मुझे ध्यान से सुनेगा। क्लियर? ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है और इसमें हमें डिसाइड करना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी होगी या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन एल होगी। सबसे पहले बताइए क्या ये फीचर करेक्ट है कि नहीं? देखो, कार्बन नंबर 1 मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO नंबर 1 टॉप पर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 2 नंबर इज ए कायरलिटी सेंटर, 3 नंबर इज ए कायरलिटी, 4 नंबर इज ए कायरलिटी सेंटर, 5 नंबर इज ए कायरलिटी सेंटर। तो यहां पहचानना बहुत आसान था, एक एक कायरलिटी सेंटर था। अब इसमें तो काफी बच्चों को यह भी दिक्कत आएगी कि लास्ट कायरलिटी सेंटर कौन है, तो यहां से 1 से शुरू करो। ये कौन सा है? पहला कायरलिटी सेंटर, ये दूसरा, ये तीसरा और इसके बाद कोई भी नहीं। मतलब दिस इज द लास्ट कायरलिटी सेंटर। तो बहुत सारे OH हैं, कौन से कायरलिटी सेंटर का OH देखना है? लास्ट कायरलिटी सेंटर। मतलब इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखना है दोस्त मेरे। अगर इस पर देख रहे हैं तो बताओ लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH किधर है? राइट साइड। तो आपको तो बस केवल इतना बताना है कैपिटल डी, बस रुक जाओ। अब मैं इस मॉलिक्यूल की बाकी इंफॉर्मेशन भी जानता हूं तो मैं लिख रहा हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये डी है, साथ में प्लस है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और इसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अगर डी ग्लूकोज आपको बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो दोस्तों यहां 1.5 शाना बनने की जरूरत, मतलब कुछ क्या बोलेंगे कि 5 नंबर पर बदल देते हैं तो इधर आ जाएगा तो एल हो जाएगा ना। और अगर ए की कायरलिटी सेंटर पर बदला तो डायस्टेरियोमर बनेगा और डीएल आपस में इनेंशियोमर होते हैं। क्लियर? तो जब डी दिया है और एल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, सिंपल मिरर इमेज। तो इसके सामने मिरर रख दो और इसकी मिरर इमेज दोस्तों बनने दीजिए। बताइए OH के अपोजिट OH, मतलब सामने, यहां पर H के सामने H, यहां पर बताइए OH के सामने OH, यहां पर बताइए OH के सामने OH और ये बन जाएगा CH2OH। क्लियर? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। बताइए कौन से कायरलिटी सेंटर पर देखा जाएगा? लास्ट कायरलिटी सेंटर पर। और लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH किधर है? लेफ्ट साइड। तो ये रहेगा L। और अगर मैं पहले ही जानता हूं कि D और L के बीच में रिलेशन किसका होता है? अरे बोलो ना, एनेंशियोमर्स का। तो अगर ये D है और ये L है एनेंशियोमर, तो ये अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये कैसा मिलेगा? लीवोरोटेटरी। और ये कौन रहेगा? ग्लूकोज। तो आप देखो अगर पीछे का नाम एग्जैक्टली क्या हो, सेम, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो डी और एल आपस में मिरर इमेज होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब बच्चा क्या करता है? बच्चा चलता है शॉर्ट ट्रिक की तरफ। बच्चे के दिमाग में बस शॉर्ट ट्रिक चलती रहती है, 2 क्वेश्चन किए नहीं कि साहब उसने निकाल लिया शॉर्ट ट्रिक। कि समझ में आ गया भाई, ये नहीं बता रहा है कि देखो इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, बता नहीं रहा है, पर मैंने निकाल लिया है। देखो डी था तो क्या आया, फिर देख डी था तो क्या आया, तेरे भाई ने शॉर्ट ट्रिक निकाल दी है कि डी वाला ही प्लस होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऐसे ही तो क्वेश्चन आए थे नीट 2025 में, क्वेश्चन था ये, और हम उसको बहुत पहले ही सुलटा के चले जाते हैं। सर कहीं आप इस बार तो नहीं पढ़ा रहे हो बात आने के बाद? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो लास्ट ईयर के लेक्चर्स अवेलेबल है टेलीग्राम पर, अपने को दिक्कत ही नहीं है। नहीं बनेगा ना तो मुझे शर्मिंदगी नहीं है ये कहने में कि मैंने नहीं पढ़ाया था, कोई शर्मिंदगी
सच ही बोलते हैं, कभी गुमराह नहीं करेंगे आपको। आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में ओसी में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने कवर ना किया हो। आइए, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बताओ, ये कायरलिटी सेंटर है, ये भी कायरलिटी सेंटर है और ये भी कायरलिटी सेंटर है। बताओ इसमें कौन से वाले कायरलिटी सेंटर पर देखोगे? लास्ट वाले पर देखकर बताओ, डी है या एल है? तो OH राइट साइड में है, इट मींस इट इज हैविंग डी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके नाम के आगे कैपिटल डी। हमें तो बस इतना ही बताना होगा ये डी है या एल, बाकी की इंफॉर्मेशन मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर रहेगा कैपिटल डी, हालांकि ये लीवोरोटेटरी शुगर है और इसका नाम है फ्रैक्टोज। तो यहां पर उसका भ्रम टूट गया कि नहीं भाई, डी वाला हमेशा डेक्स्ट्रो नहीं होता है, डी वाला लीवो भी होता है। आगे बात समझ में? इसीलिए मैं बोल रहा हूं इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये तो थ्योरेटिकली है और ये एक्सपेरिमेंटली आता है। अगर मैं आपको डी फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर दे दूं और एल फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर पूछूं तो बस 5 नंबर पर यूं घुमा दोगे क्या? नो, पूरे की मिरर इमेज। तो यहां पर आप लोगों के सामने ये बनकर आ जाएगा। और डी की मिरर इमेज क्या होता है दोस्तों, बताओ? एल। क्लियर? तो इस प्रकार से आपके सामने बनेगा। और अगर वो डेक्स्ट्रो है तो हम अब जानते हैं कि आपस में क्या होते हैं? इनेंशियमर। तो डी की मिरर इमेज एल, डेक्स्ट्रो की मिरर इमेज लीवो और लीवो की डेक्स्ट्रो, और ये हमारे सामने रहेगा फ्रैक्टोज। चलिए जल्दी से जल्दी सुलटाना शुरू करेंगे। रिलेशन क्या है इनके बीच में भी? एनेंशियोमर्स। 2025 में बायोमोलिक्यूल से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देकर, 3-4 इंफॉर्मेशन देकर आप शुगर तक सही पहुंच पाए थे। टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ें, वन शॉट के चक्कर में ना रहें। मैक्सिमम बच्चे यही इंतजार करते हैं कि टॉपिक छूट गया है, अब इसका कहीं से वन शॉट मिल जाए तो पढ़ लूं। रिवीजन होता है वो। क्या हुआ बेटा? इस आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस इतना पूछा जाएगा डी है या एल है। ये तो मुझे याद है, सबके मुझे भी नहीं पता। तो ये इंफॉर्मेशन तो मैं जानता हूं, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप रिलेट कर सकें कि हमेशा डी वाला प्लस नहीं होता है। ये नहीं पूछेगा आपसे डेक्स्ट्रो है या लीवो, कभी नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, अगर एक दे दिया तो उसका एनेंशियोमर कैसा होगा ये पूछ सकता है। तो आप प्लस माइनस पर ध्यान ना दें, ये मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये सीबीएसई बोर्ड का भी काफी फेमस क्वेश्चन होता है। इन डी ग्लूकोज द डेट कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स, इन डी ग्लूकोज द कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स। तो जो ज्यादा ऐड देखते हैं वो लिख कर आ जाते हैं डबल पावर। वो ऐड आती थी ना ग्लूकोज की गर्मियों में, वो बच्चा ऐसे यूं आता घर पे, ऊपर से सन दिखाते हैं, सारी एनर्जी उसकी पी लेता है ऐसे, और फिर वो पानी में ग्लूकोज डालता है, ग्लूकोन डी मिला के पानी में पीता, और पीते ही तुरंत खिड़की से बाहर कूद जाता है। ग्लूकोन डी डबल पावर। तो कुछ ये लिख देते हैं। हाँ, उसमें होता तो ग्लूकोज ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज ग्लूकोज शुगर, शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी आप लो फील करते हैं तो आप क्या कहते हैं? थक गए हैं, थोड़ी चाय पीते हैं, थोड़ी सी चाय हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि चाय पत्ती का कुछ खास असर होता होगा, मुझे नहीं पता इतना, पर उसमें शुगर होता है और शुगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देता है। इसीलिए आप देखो मजदूरों को समय समय पर चाय पिलाई जाती है। अंग्रेजों ने शुरू किया था ये चाय पिलाने का रिवाज, क्योंकि इंडियन जितने भी मजदूर थे सुबह सुबह घर से खाना खा के आते थे, बढ़िया काम करते थे। दोपहर के बाद जैसे ही समय ढलता था वो थक जाते थे, और भाई साहब फिर क्या किया जाए कि इनको चाय पिलाई जाए। और हम फ्री की चीज फ्री में पिलाई गई, चाय भी पिलाई गई और फ्री में, क्योंकि पैसे में तो कैंटीन भी खुली है, सब नहीं खाते ना, फ्री में पिलाई गई। तो फ्री का तो भाई साहब हम जहर भी ले लेते हैं कि क्या पता कब काम आ जाए, लेके तो रख लें। पीना शुरू किया और एनर्जी आई। आप अच्छी कंपनी में जाएंगे, आजकल आपका फील्ड भी पूरा प्राइवेटाइजेशन के अंडर आ गया है, मतलब अच्छे अच्छे जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वो सारे प्राइवेट हैं। क्लियर?
तो वहां पर जब जाएंगे ना तो कैफेटेरिया होता है हर कंपनी में, और बड़ी बड़ी कंपनियों में ये फ्री होता है, एकदम फ्री। आओ, कॉफी पियो, खाना खाओ, बस काम करते रहो, क्योंकि कंपनी कहती है कि तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि आपका पेट भूखा है इसलिए आप स्लो पड़ गए हैं, क्योंकि खाएंगे तो 100-150 का, लेकिन नुकसान हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो ये आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देखोगे कैफेटेरिया अलग से होता है, कॉफी, चाय, बर्गर, बिस्किट जो भी है वो फ्री रखे रहते हैं कि खाओ और काम पे लग जाओ बस। अनअकैडमी ने तो चाय भी बंद कर दी है कि पानी भी घर से लाओ। वैसे इनके नॉर्म्स में तो है कि बोतल भी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, कभी आप कुछ मिला के और लाए हो इसमें और हमें पता ही ना चले, तो पानी का कलर भी विजिबल होना चाहिए बच्चों को। चलिए, चलता रहता है। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। काफी लोग पेन रख के बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कैपिटल डी और प्लस माइनस के साइन में कोई रिलेशन, कैपिटल एल और प्लस माइनस के साइन में कोई रिलेशन, कैपिटल डी और आरएस में कोई रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। ये तीन इंडिपेंडेंट नेमिंग सिस्टम है। डीएल लास्ट कायरलिटी सेंटर से बताया जाता है, प्लस माइनस एक्सपेरिमेंट से बताया जाता है, आरएस आपका प्रायोरिटी से बताया जाता है। सुलटा दिया सभी नहीं? पक्का? गर्दन तोड़ दूंगा मैं तेरी। आयुपैक नंबरिंग करेगा तो पीएफजी कौन है? कीटोन। तो इसी टर्मिनल से नंबरिंग करेगा ना, ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल जाए? कम नंबर। आईपीएससी की बेसिक रूल भूल गया है तू? आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना मेरे से कि हाँ बच्चे मैं तुम्हें दोबारा बताता हूं, गलती देख के बताता हूं। आती हुई चीज को अगर गलत करोगे तो टिकेगा एक ढंग से, नीट तक दिमाग एकदम काम करता रहेगा, क्वेश्चन सामने आता ही कॉन्सेप्ट याद आए ना आए थप्पड़ याद आएगा कि इस पे तो जोर से पढ़ा था अपने को। आगे बढ़ सकता हूं? नोट लगा के एक पॉइंट लिख देंगे, नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देंगे। देर इज नो रिलेशन, देर इज नो रिलेशन, देर इज नो रिलेशन between, there is no relation between RS, comma, capital D, capital L and small dl. There is no relation between RS, comma, capital D, capital L and small dl. स्मॉल dl का मतलब समझते हो? प्लस माइनस, डेक्स्ट्रोली वो के लिए लिखते हैं हम। तो इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन, इन दोनों में भी आपस में कोई रिलेशन, इन दोनों में भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपस में रिलेट ना करें इनको, ये थ्री इंडिपेंडेंट नेमिंग सिस्टम है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और जल्दी से अपने खानदानी दिमाग को आप चलाएंगे और बताएंगे कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होना चाहिए। यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए? बताइए, कॉन्फ़िगरेशन डी है या कॉन्फ़िगरेशन एल है? कॉन्फ़िगरेशन डी है या कॉन्फ़िगरेशन एल है? बता पाएंगे हम इसमें? क्या दिक्कत है बताओ? फिशर करेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें तो फिर भी आसान हुआ, कैसे? OH वर्टिकल पर आ गया है तो पहचान गए कि लेफ्ट राइट में आंसर देते थे, ये तो वर्टिकल पर है। पर कई बार एग्जामिनर डेढ़ सियाना होता है, कुछ गड़बड़ी करके रखता है और हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे इस वाले को आप सोल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन हम यहां पर ले लेते हैं। यहां पर आपके सामने कौन दिया हुआ है? OH। क्लियर? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन दिया हुआ है? CH2OH। और यहां पर कौन दिया हुआ है? H। अब हमसे पूछे कि बताइए कॉन्फ़िगरेशन डी है या एल, तो बच्चा क्या देखता है? ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये 4। कायरलिटी सेंटर लास्ट, लास्ट कायरलिटी सेंटर 2 नंबर या 3 नंबर? 3 नंबर। किधर है? लेफ्ट साइड। एल कॉन्फ़िगरेशन बता देता है। पर ये फिशर करेक्ट नहीं है, पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? करेक्ट फिशर।
आप बताओ क्या गड़बड़ है इस फिशर में, क्या गड़बड़ है? सर ये जो कार्बन वाला पार्ट है ना, ये वर्टिकल पर होना, आप जानते हैं दिस इज कार्बन कंटेनिंग, तो मैक्सिमम कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, तो इसे वर्टिकल लाइन पर लाना पड़ेगा। कैसे लाएं? तो सिंपल फंडा है, घुमा के, क्योंकि घुमाने से कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अब आप बताओ आपको कहां चाहिए, यहां चाहिए, तो इनको कैसे घुमा दो, ऐसे क्लॉक वाइज, इसको घुमाओगे तो ये यहां जाएगा, इसको घुमाओगे तो ये यहां चला जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, यहां पर। तो इस कार्बन नंबर 3 पर इन तीनों ग्रुप्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो बताइए यहां पर कौन आ जाएगा, CHO, यहां पर OH एज इट इज रहने दो, H एज इट इज, इधर बताओ, इधर कौन आएगा, CH2OH, इधर कौन आएगा, H, और इधर कौन आएगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब ये कैसा फिशर हो गया है, करेक्ट। क्यों किया हमने इसको करेक्ट, क्योंकि रेफरेंस मॉलिक्यूल ये है, इस जैसा दिखना चाहिए, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट सेम यूनिट में होना चाहिए, तो ये डीएल रिलेटिव है, पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा बनाओ। अब बताओ लास्ट कायरलिटी सेंटर पर किधर है आपका OH, राइट, तो बस हम केवल क्या लिख देंगे, कैपिटल D, आगे नहीं लिखना आपको प्लस माइनस कुछ भी। आपसे तो सिंपल इतना पूछेगा कि बताओ D कॉन्फ़िगरेशन है या L कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे मेरे भाई लोगों। इसको बताएंगे जल्दी से, कॉन्फ़िगरेशन D है या कॉन्फ़िगरेशन L है। इसके नीचे लिख लेना, रिवीजन के टाइम पे नहीं पता चलेगा वरना। फिशर करेक्ट नहीं है, और डीएल हमेशा किस में डिफाइंड होता है, करेक्ट फिशर में। तो हमें तो लास्ट कायरलिटी सेंटर पर ध्यान देना है, बाकी पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। 2 नंबर पर कौन की तरह से फर्क ही नहीं पड़ता है। अगले वाले क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं और बताएं क्या गड़बड़ है इसमें, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन D है या कॉन्फ़िगरेशन L है, D है पक्का, दिमाग से पैदल लोगो, ये फिशर करेक्ट है। कार्बन नंबर 1 ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, और ये कार्बन नंबर, पहचान नहीं पा रहे हो गड़बड़ क्या है इसके अंदर। बस आप क्या देखते हो, कायरलिटी सेंटर पर OH या NH2, अरे वो करेक्ट फिशर में देखना है भाई। कार्बन नंबर 1 मस्ट बी एट टॉप, जो कि इसमें नहीं है। सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लिख लिया है, कुछ नहीं करना है अभी आपको, केवल नोटबुक में लिख लेना है। नोटबुक को सीधा रखो, सीधा रखो, नोटबुक को लिख के सीधा रखो, रख दिया, 180 डिग्री से घुमा दो, पेपर के प्लेन में ही रखे रखे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, घुमा दो। देखो घूमने के बाद अब फिशर करेक्ट हो गया। अब बताओ क्या है, खत्म हो गई कहानी। तो अब इसको करेक्ट बनाएंगे तो बताओ, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाई थी, क्या कर दो इसको 180 डिग्री से, क्या कर दो, रोटेट, कैसे, इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन में ही 180 डिग्री से घुमा दो, तो पेपर के प्लेन में ही अगर 180 डिग्री से घुमा दोगे दोस्तों, तो ये फिशर क्या हो जाएगा, करेक्ट। सर कंपाउंड कहीं बदल तो नहीं जाएगा, नहीं, बताया था कि ये दोनों अभी भी क्या हैं, सेम, मतलब होमोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? अब बताइए लास्ट कायरलिटी सेंटर पर, यही लास्ट है और यही क्या है, फर्स्ट, कहां पर है आपका NH2, लेफ्ट साइड, तो हमें तो केवल इतना बताना है कैपिटल L है, प्लस माइनस हमें नहीं बताना है। जैसे मुझे इसका नहीं पता कि डेक्स्ट्रो है या लीवो है, पहले वालों में साइन इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियर कर सकूं कि D और L का प्लस माइनस के साइन से कोई रिलेशन नहीं है। सुलटा दिया है। तो बाकी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है, मैं तो ये भी नहीं बताऊंगा कौन से एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, आप खुद पहचाने। चलिए अगले टॉपिक, अब छोटे छोटी बातें बची हैं।
नेक्स्ट हमारे सामने बचा है इरिथ्रियो एंड थ्रियो। बच्चों इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया नीट 2016, तबियत से उधेड़ा गया है 2016 में। स्टीरियो में एनसीईआरटी को साइड में रख दिया कि हट साइड में रख दे इसको। एक बार पेपर लीक हो गया था 2016 में। क्या हो गया था? पेपर लीक हो गया था, तो रीनीट हुआ था, तो उसने बढ़िया बनाया कि ये ले जा सोल्व किससे करवाएगा। वो कॉन्सेप्ट आए जो जेई एडवांस ने भी कभी नहीं पूछे थे 2016 के अंदर। 2025 में भी, पर फिजिक्स से अच्छा था, केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं था जैसा 2016 में था। वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर था भाई। तो इरिथ्रियो एंड थ्रियो, हालांकि ये बातें हैं कहां पर? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। पर हम बायोमोलिक्यूल को तो अलग ही तरीके से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट मानते ही नहीं है। तो उसने बढ़िया तरीके से उधेड़ा एनसीईआरटी में भी, जहां पर बातें करनी थी घुमा घुमा के। तो हमारे सामने इरिथ्रियो एंड थ्रियो, ये प्रीफिक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस। जैसे आप सिस नाम के आगे लगाते हो, ट्रांस नाम के आगे लगाते हो, ऐसे ये भी नाम के आगे लग जाते हैं, कभी इरिथ्रियो और कभी थ्रियो। तो ये प्रीफिक्सेस सबसे पहले कब डिफाइंड है? तो पहला कंडीशन इसमें है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक। कैसा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मतलब अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में डिफाइंड नहीं है। दूसरा कंडीशन है टू कायरलिटी सेंटर्स। क्या है? टू कायरलिटी सेंटर्स। मैंने ये नहीं लिखा एटलीस्ट टू, दो ही होने चाहिए। मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक होना चाहिए। और कितने कायरलिटी सेंटर होने चाहिए? दो। तो बताओ मॉलिक्यूल आपका कायरल होगा कि अकायरल? कायरल होगा कि अकायरल? दो कायरलिटी सेंटर के साथ एसिमेट्रिक, मतलब अनसिमेट्रिक। कायरल होगा ना, सिमेट्री एलिमेंट आएंगे ही। अरे अगर सिमेट्री एलिमेंट आते तो सिमेट्रिकल नहीं हो जाता क्या? और तीसरी कंडीशन है आपकी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होनी चाहिए। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन आपकी एक्लिप्स्ड ही होनी चाहिए, तभी डिफाइंड है। अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है। तीनों कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन दो कायरलिटी सेंटर्स होने चाहिए, तीसरी कंडीशन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा। अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। आज भी हम पता क्या करते हैं, जितना क्वेश्चन आए ना उसका आंसर पता लग जाए उतनी बातें जानते हैं उसके बारे में, केवल आंसर तक पढ़ाते हैं हम, बाकी बात भी नहीं करते। तो एक बार नोट डाउन कीजिए, इस पर डिटेल में बातें करते हैं, क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस में घुमा के पूछा गया तो फिर हमें छील के निकल जाएगा। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकता हूं। कितनी कंडीशन है? तीन। हालांकि आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑलरेडी ये तीनों कंडीशंस में होंगे, तो हमें कई बार सोचना नहीं पड़ता है। आगे बढ़ सकता हूं। आइए अब हम यहां पर बातें कर लेते हैं, किस प्रकार से हम बातें करेंगे। वन बाय वन सारी बातें हम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो, फिशर प्रोजेक्शन में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? फिशर प्रोजेक्शन में। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये हमारे सामने क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूल। जरा ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को। आप बताओ ये कौन सी प्रोजेक्शन है? फिशर। फिशर ऑलरेडी किस में होता है? एक्लिप्स। खत्म हो गया कहानी। दूसरा बताओ, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? कैसा है? तो दूसरी कंडीशन भी क्लियर हो गई। तीसरा, कायरलिटी सेंटर कितने हैं? दो, तीसरी कंडीशन भी हो गई। अब बताना है ये इरिथ्रियो है या थ्रियो। तो जो कायरलिटी सेंटर्स हैं क्या है, उन पर जो सेम एटम या ग्रुप है ना उसको देखो। किसको देखो? सेम एटम या ग्रुप है उनको। अगर वो सेम साइड है तो इरिथ्रियो, अगर वो ऑपोजिट साइड है तो थ्रियो। तो सर मैं किसको देखूं? आप OH OH को भी देख सकते हो और आप HH को भी देख सकते हो, कॉमन है दोनों के ऊपर। तो OH OH बताओ किधर है? सेम साइड। तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा? इरिथ्रियो। क्या लगेगा? इरिथ्रियो। और ये सुगर होती है, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, तो ओस आ जाता है तो क्या बन जाता है? इरिथ्रियोज। क्या बन जाता है? इरिथ्रियोज। क्लियर? अब अगर मैं इसके डीएल की बात करूं तो आप बताओ ये डी कॉन्फ़िगरेशन में है कि एल कॉन्फ़िगरेशन में? लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH राइट साइड, तो ये आपके सामने क्या है? डी इरिथ्रियोज। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूं तो बच्चे बताइए, मिरर इमेज लूं तो डी की मिरर इमेज क्या होगा बच्चे? एल। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर आपके सामने रहेगा OH, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर OH। तो देखो कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। बताओ कायरलिटी सेंटर के ऊपर OH OH अभी भी किधर है? सेम साइड।
तो ये भी है तो कौन सा, इरिथ्रियोई। और ये सुगर है, पर्टिकुलर नाम का कंपाउंड का नाम क्या है, पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है इरिथ्रियोज, ओस का मतलब सुगर। तो आप समझो ये पहले प्रीफिक्स आया हुआ इसके अंदर, इरिथ्रियो प्लस ऑस, इरिथ्रियोज। क्लियर। अब यहां पर आप देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एल। तो मैंने बताया था ना, डी और एल मिरर इमेज होते हैं, बशर्ते पीछे का नाम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। आइए, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता, CHO, यहां पर है CH2OH, यहां पर आपका H, यहां पर OH, यहां पर आपका OH, यहां पर H, जल्दी से बताओ ये इरिथ्रियो है या फिर थ्रियो है। आप देखो ये कार्बन नंबर बच्चे 1, ये 2, ये 3, ये 4, आपका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, हाँ। आप बताइए, दो कायरलिटी सेंटर है, हाँ। एक्लिप्स्ड में है, हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अगर अपन बात करें यहां पर OH OH को देखो कहां है, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट होंगे तो वर्ड क्या लगेगा आपका, थ्रियो, और पीछे क्या लगा दो, ओस, तो ये है थ्रियोस, एक सुगर का नाम है। तो इसमें नाम क्या आया, अब आगे देखो थ्रियो। क्लियर। आप बताओ डी है या एल है ये। अब लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH किधर है, राइट साइड, तो ये डी है। आप बताओ इसकी मिरर इमेज कौन होगा, फिर इसका मिरर इमेज कौन होगा, एल। पक्का। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये मिरर इमेज आप लोगों के सामने बच्चे बनकर आ जाएगी। पक्का, जी हाँ। तो ये रहेगा एल थ्रियोज। अब पता है एग्जामिनर आपको धर लेता है बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में, सभी सुनना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, which of the following statement is incorrect, mirror image of D is L, mirror image of D is L, mirror image of R is S, mirror image of cis is trans, mirror image of erythrio is thrio, erythrio की mirror image और थ्रियो की mirror image। तो जब इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम सुलट जाते हैं, सुलटाइए जल्दी से। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। ध्यान रहे, मॉड्यूल ELP का कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। अभी हम मॉड्यूल सॉल्व कर लें केवल, ठीक है। मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद फिर हम ELP सॉल्व करेंगे। जितना लिटरेचर आपको मिल रहा है बच्चे, ऑनेस्टली अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, तो भाई आपका सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा। आई एम नॉट श्योर कि आप टॉप 100 में आ जाओगे, टॉप 1000 में आ जाओगे, पर हाँ मतलब आप 15 से 20 हजार की रेंज में आ सकते हो बहुत इजीली, अगर आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहते हैं तो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपने पूरा सिलेबस पढ़ा या नहीं पढ़ा। किसी एक टॉपिक में एक्सपर्टीज हासिल नहीं करनी है कि भाई साहब आइसोमेरिज्म तो ऐसा गजब का पढ़ लिया कि मास्टर से ज्यादा आता है और रिएक्शन पढ़ी ही नहीं है, ये नहीं चलता है। सभी टॉपिक्स को एटलीस्ट नीट लेवल तक तैयार कीजिए और सभी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सुलटा दिया है, डेफिनेशन लिखेंगे, ये बहुत काम आने वाला है। रेसिमिक मिक्सचर, SN1 में क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, बहुत काम आएगा अपने केमिस्ट्री के अंदर। लिखिए इसमें, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर्स, equimolar mixture of two enantiomers, equimolar mixture of two enantiomers, equimolar mixture of two enantiomers
is known as racemic mixture. Equimolar mixture of two enantiomers is known as racemic mixture. अगर दो enantiomers को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाए तो उस मिक्सचर का नाम क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर. उसी को ही हम कई बार रेसिमेट, कई बार रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोल देते हैं. अगला पॉइंट लिखेंगे. रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. Racemic mixture is optically inactive. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. Due to external compensation. Due to external compensation. Due to external compensation. मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है. Due to external compensation, comma, whereas the meso compound, whereas the meso compound is optically inactive, whereas the meso compound is optically inactive due to internal compensation. meso में हम पहले बात कर चुके हैं. whereas the meso compound is optically inactive due to internal compensation. दोनों में अंडरलाइन कीजिए वर्ड. एक में एक्सटर्नल और एक में इंटरनल. मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. तो आप बताइए आपका रेसिमिक ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव. किसकी वजह से? एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल कंपनसेशन. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखेंगे. रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस का साइन ऑब्लिक डीएल. रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस का साइन ऑब्लिक डीएल. रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस का साइन या फिर डीएल. प्लस डेक्स्ट्रो लीवो रोटेट, मतलब प्लस डेक्स्ट्रो और माइनस लीवो, मतलब दोनों है. डेक्स्ट्रो भी है और स्मॉल डी डेक्स्ट्रो, स्मॉल एल लीवो. आइए समझते हैं क्या कहना चाहता है. जरा ध्यान से सुनेंगे. अगर आप डायग्राम साथ के साथ बना पाए तो और भी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा. स्टेटमेंट में उधेड़ेगा भाई. यहां पर किस में उधेड़ेगा? स्टेटमेंट जो है ना उसमें उधेड़ता है वो बच्चों को. यहां पर आप जितना सुंदर डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैं काम चलाऊ बनाऊंगा क्योंकि आपका कंपटीशन अलग लेवल का है. यहां पर हमारे सामने है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. और ये कौन है? पोलरिमीटर ट्यूब. इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ हमने. क्या भरा हुआ है? किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन भरा हुआ है. ध्यान देना, यहां से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आएगा. और ऑप्टिकल में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है दोस्त. ये हमारे सामने है. क्लियर? अब आप बताओ इसमें जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? पक्का? कैसे पहचाना आपने? अल्फा नेट 0. तो रेसिमिक मिक्सचर के लिए अल्फा नेट क्या होता है बताओ? 0. सही बात है कि नहीं है? तो ये तो क्लियर है कि इसमें जो भी सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव. पर क्या आप ये कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन है वो अकायरल मॉलिक्यूल का है? क्या आप 100% श्योर हो कि जिस कंपाउंड का आपने सॉल्यूशन बनाया है वो अकायरल है क्योंकि अल्फा नेट 0 है? क्या आप 100% श्योर हो? क्यों श्योर नहीं हो बताओ? क्यों? अगर अल्फा नेट 0 है तो क्या इसमें कायरल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? क्या कायरल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव. तो क्या कायरल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? तो जवाब है हो सकते हैं. यही तो स्टेटमेंट है. क्योंकि स्टेटमेंट इतनी आसानी से नहीं बनते हैं मेरे भाई. अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं. ये कंपाउंड हमारे सामने मान लीजिए भरा हुआ है. आप बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कंटेन सिंगल कायरलिटी सेंटर. तो इससे जब पीपीएल टकराएगा तो 100% रोटेट होगा. लेकिन मैंने जो दूसरा कंपाउंड लिया है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव लिया है. पर खास बात यह है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसका है? इनेंशियोमर्स. आप जानते हैं कायरलिटी सेंटर. दोनों के मोल क्या है? बराबर. अगर इसने
एक्स अमाउंट से कैसे घुमाया होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स ने एक्स अमाउंट से क्लॉकवाइज और कैंसिल आउट कर दिया। मतलब इसमें क्या भर रखा है, रेसिमिक मिक्सचर। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? यही एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग। मीजो में क्या होता था, विद इन द मॉलिक्यूल ही कैंसिल आउट होता था। अब दो अलग मॉलिक्यूल मिलकर कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो कायरल मॉलिक्यूल का हो, पर वो दोनों इनेंशियोमर हो, तब भी अल्फा नेट क्या हो सकता है, जीरो। तो आपका अल्फा नेट जीरो किस केस में आता है, जब आपका कंपाउंड अकायरल हो या फिर आपका सॉल्यूशन रेसिमिक मिक्सचर हो। मतलब एनेंशियोमर्स हो पर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो। डेफिनेशन यही है ना? तो ये आपके सामने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि बताइए अल्फा नेट जीरो है, कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जो सॉल्यूशन बनाया है वो अकायरल मॉलिक्यूल का हो सकता है, सही बात है, हो सकता है। जो सॉल्यूशन बनाया है वो कायरल मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, हाँ सही बात है। इस केस में वो क्या रहा होगा, रेसिमिक मिक्सचर। आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर।